जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, जो कि अंग्रेज़ों ने लागू किया था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में 3 स्तंभ थे। पहले स्तंभ जो था वो था सिविल सर्विसेज। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आर्मी के बारे में, यानी कि सेना। बेसिकली आर्मी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मदद की ताकि वो भारत में एक स्थायी सरकार बनकर के स्थायी कंपनी के रूप में या फिर स्थायी शासक के रूप में बने रहें। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए आर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिस जिस चीज़ का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से किया था। आर्मी ने उन्हें 3 चीज़ों से कम्पीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। पहली चीज़ तो फॉरेन कम्पिटिटर्स, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या फिर नेपाल हो, इस तरह के जितने भी बाहरी इलाके थे, उन सब से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ख़तरा था। उन्हें ऐसा लगता था कि अफ़गानिस्तान कहीं लाहौर, पंजाब इस जगहों पर कब्ज़ा ना कर ले और इससे हमारी टेरिटरी पर आँच आ सकती है। जिस चीज़ की वजह से उस डिफ़िकल्टी से टैकल करने के लिए आर्मी बहुत ज़्यादा मस्त थी, जिसका उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छे से यूज़ किया। ठीक है। दूसरी चीज़, इंडियन पावर्स को हराने में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने बहुत हेल्प किया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें बेसिकली मैक्सिमम लोग इंडियंस थे, लेकिन उस टाइम पे उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो लड़ रहे हैं वो बेसिकली राष्ट्रहित के खिलाफ है, क्योंकि उस टाइम पे छोटे छोटे राज हुआ करते थे। और जिस तरह से छोटे छोटे राज हुआ करते थे तो वहाँ के लोगों को नौकरी पर रख लिया जाता था सोल्जर्स के रूप में, और उन्हें सैलरी दी जाती थी, तो उन्हें राष्ट्रहित जैसी कोई चीज़ उस वक्त थी ही नहीं। तो बेसिकली हर एक छोटा राज्य अपने आप को देश की तरह व्यवहार करता था। ठीक है। तो इस तरह से इंडियन पावर्स के बारे में अगर बात करें तो मुग़ल, जिनकी मिट्टी पलीत हो चुकी थी। दूसरे मराठा, जो कि उभर रहे थे, लेकिन आफ्टर आफ्टर थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, उसकी वजह से मराठों की शक्ति बिल्कुल, मतलब स्थिति काफ़ी नाजुक सी हो गई थी। जिसके बाद फिर इन सारी चीज़ों के से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी मिला, ताकि वो इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर सके। तीसरी चीज़, इंटरनल रिवोल्ट, क्योंकि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इकोनॉमिक पॉलिसी ला रही थी, या फिर चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी किसानों से रिलेटेड हो, किसानों ने भी काफ़ी जगह पर विद्रोह किया। तो बेसिकली इतना बड़ा बन कर के उस वक्त नहीं आ पाया, क्योंकि कुछ परमानेंट जगहों पर ये रिवॉल्ट होते थे, जिसे अंग्रेज़ बखूबी बंद करा देते थे। इन सारी चीज़ों के अलावा कि बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए थे। इस तरह के बहुत सारे इंटरनल रिवोल्ट को भी ख़त्म करने में आर्मी ने ही हेल्प की। इसके आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सोल्जर्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3,11,400 सोल्जर्स थे। ठीक है। जिसमें से सिर्फ दो 2,65,900 सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी के तौर पर काम कर रही थी, वो भी इंडियंस। तो सवाल ये उठता है कि वाई टू मच इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी एंड वाई नॉट ब्रिटिश। इसके पीछे रीज़न ये था कि इंडियन जो भी भारतीय थे उन सबको कम पैसे देने पड़ते थे और वो आराम से काम कर लेते थे, जबकि ब्रिटिशर्स काफ़ी खर्चीले हुआ करते थे। ठीक है। बेसिकली यही मेन डिफरेंस है। तो दूसरा जो रीज़न है कि क्यों इंडियन सोल्जर्स उनको ज्वाइन कर लेते थे, उन्हें तो भारतीय शासकों को ज्वाइन करना चाहिए था। इस टाइम पे ना वो जो मॉडर्न नेशनलिज्म वाली जो जो विचारधारा थी, वो बेसिकली इस टाइम तक उभर कर आई नहीं थी, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को ये नहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं वो राष्ट्रहित के खिलाफ है। तो उस वक्त ये मॉडर्न नेशनलिज्म की विचारधारा थी भी नहीं, जिसकी वजह से उन्हें सोल्जर के रूप में काम पे रख लिया जाता था और उसके बदले में उन्हें सैलरी दे दी जाती थी। इससे ज़्यादा और उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता था। जो कि जो भी इंडियन शासक थे वो ये काम कर पाने में असफल हुए थे, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में इंडियन सोल्जर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया। दे वे सोल्जर्स फॉर देम एंड फॉर दैट कंपनी पेड देम।
तो वही चीज़ है ये बेसिकली। और इंडियन में क्या था कि वो नमक हलाल वाली बात आती है यहाँ पर, कि इंडियंस शुरू से ही बहुत ईमानदार रहे हैं। कुछ लोगों को मैं एक्सेप्शनल में डाल रहा हूँ, क्योंकि हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली करप्ट होते हैं। आज के टाइम पे भी बहुत सारे करप्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पे भी था, लेकिन इंडियंस जितने भी थे मैक्सिमम अराउंड 90-95% इंडियन बिल्कुल भी लॉयल होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जिनसे पैसे लेते थे उसी के प्रति वफादार रहते थे। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो उनसे सब कुछ करवा लेते थे बहुत ही कम पैसे में। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। और भाई चंगा सी, बस पढ़ाई करो, मज़े लो, ज़िंदगी जीनी भी बहुत ज़रूरी है। कीप इट अप।